वेलकम टू प्रखर एकेडमी। प्रखर एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है हमारे मोटिवेशनल थॉट के साथ, जैसा कि हम लोग रोजाना करते हैं। तो आज की थॉट क्या है? आज की थॉट है, इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं और आप उनके लिए जाना चाहते हैं, तो जब ड्रीम बड़ा है तो बट ऑब्वियस है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका जो सेक्रीफाइस है, मस्ती को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी आपको उतनी लगन से काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है, तब जाकर के आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको कहता है कि आप अपनी लगन को बढ़ाएं, अपने डेडिकेशन को बढ़ाएं और सेक्रीफाइस कर दीजिए उस सारी चीज को, उस सारी मस्ती को, जिस मस्ती के कारण आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं इसी थीम के साथ। क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि SCRI मतलब क्या हुआ? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो मैं आपको बता दूं, SCRI की फुल फॉर्म क्या है? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसका मतलब यह होता है सप्लाई चेन से, सप्लाई चेन यानी अभी जैसे कोविड-19 का प्रॉब्लम फेस हुआ, तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे जो सप्लाई चेन थी वो ब्रेक हो गई थी। आपने देखा होगा हर एक देश जो था वो अपने तक सीमित रह गया था और वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा था और फ्लाइट्स का उड़ना बंद हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट थी वो वही हो गई थी जैसे कि आपका गांव की व्यवस्था होती है कि भाई गांव के अंदर ही सारी की सारी व्यवस्था, अपने गांव से ही जो उपजा धन, जो उपजा अनाज, उसी को इस्तेमाल करना, जिसे बार्टर सिस्टम से हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो एक ही इकोनॉमी के अंदर सब चीजें होने लगी थी। अब कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि SCRI में इनका कहना ये है कि जो सप्लाई चेन है, ये सप्लाई चेन इतना मजबूत हो और चाइना के ऊपर जो हमारा रिलायंस है, यानी कि उसके ऊपर जो हमारी निर्भरता है, उस निर्भरता को दरकिनार करने के लिए 3 देशों ने मिलकर के इसको शुरू किया है। जो कौन कौन से हैं? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसको किसने लॉन्च किया? इसको शुरू किया हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसे प्रारंभ किया। तो बेसिकली ये क्या है? इट इज ए जॉइंट मेजर they are considering are seen aimed at reducing their reliance on China, यानी चाइना पर निर्भरता हमारी कम हो जाए। तो यहां आप देख सकते हैं ये पीयूष गोयल जी हैं। चाइना वैरी एज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान पुश सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या कहा गया है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं कि पीयूष गोयल, Minister of the Commerce and Industry, launched the SCRI along with Dan Tehan. कौन है? Australia's Minister for Trade, Tourism and Investment. And Hiroshi Kazuyama, ये कहाँ से हैं? ये जापान मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी है। इन्होंने मिलकर के शुरू किया है कि भाई जो पेंडेमिक का स्टेज रहा उसमें क्या हुआ? Revealed the supply chain vulnerabilities globally and in the region and noted that the importance of risk management and the continuity plans in order to avoid the supply chain disruptions. तो कहने का मतलब यह कि भविष्य में अगर कोविड-19 जैसी कोई भी समस्या होती है या ऐसे हालात होते हैं तो उसमें कभी भी सप्लाई चेन जो है वो आपकी रुकनी नहीं चाहिए। देखिए आप जानते हैं जैसे इकोनॉमी का रूल है कि जो पैसा है वो सर्कुलेट होना चाहिए। पैसा जो है वो अगर सर्कुलेट नहीं होगा तो यानी इकोनॉमी आपकी खत्म हो गई। तो सेम चीज है सप्लाई चेन। जब तक के सप्लाई चेन नहीं चलेगी, सप्लाई चेन आप समझते हैं, जैसे रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फैक्ट्री क्या करेगी? काहे का प्रोडक्शन करेगी? प्रोडक्शन अगर बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, सैलरी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपका साइकिल है वो साइकिल ब्रेक नहीं होना चाहिए सप्लाई चेन का। तो इसके लिए चाइना ने क्या कहा? चाइना कहता है इसको अनरियलिस्टिक अप्रोच। बीजिंग की तरफ से ये स्टेटमेंट आया। चाइना's foreign minister on Wednesday described the move as unrealistic. The formation and the development of the global industrial and supply chains
आर डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड कंपनीज चॉइसेस। तो उन्होंने ये कहा कि भैया आपको पता है कि डिमांड जो होती है वो कैसे डेवलप होती है, वो मार्केट फोर्सेस से डेवलप की जाती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए एक चित्र के माध्यम से आप इसको ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ये आपका चित्र है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप ढूंढिए इंडिया कहाँ है। ये है आपका प्यारा सा भारत, इंडिया। ये इंडिया दिखाई दे रहा है। और आपका जापान कहाँ है? जापान आप देख सकते हैं चाइना और रशिया के नीचे की तरफ आप देखिए, यहां आपका पड़ेगा जापान, और ये है ऑस्ट्रेलिया। अब इन तीनों देशों में क्या हुआ है, समझौते की बात हुई है। अब समझौते की बात हुई है तो देखिएगा जरा ये क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं। देखिए इन्होंने बनाया एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल सप्लाई चेन को मेंटेन करेगा। अब इस सप्लाई चेन ने क्या किया? सप्लाई चेन ने यह किया कि ये रीजन जो आप देख रहे हैं ये सदर्न चाइना का रीजन है, ये साउथ चाइना सी है, जहां पर दबंगई किसकी चलती है? चाइना की। अगर इन तीनों देशों के बीच में आवागमन आराम से होगा, यानी सप्लाई चेन ब्रेक नहीं होगी, तो इनकी निर्भरता जो है वो चाइना से खत्म हो जाती है। जबकि इस पूरे रीजन पर होल्ड करता कौन है? चाइना है। और यहां से आने जाने वाले व्यापार पर उसको मुनाफा होता है। यहां ही नहीं, वो इस जोन में भी, ये जो जोन है आपका, इस जोन में भी पकड़ रखता है चाइना। तो इसको ब्रेक करने के लिए ही, इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्वाड का निर्माण हुआ। बातें बहुत सारी हैं। जब शुरुआत होती है तो दिल करता है कि सारी बातें बता दी जाएं, लेकिन नहीं, हमें अपनी लिमिटेशंस में चलना है। तो बस ये एक आपको आइडिया मैंने करा दी। इन तीनों देशों ने सप्लाई चेन के ऊपर एक समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 28 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्या है? इसे मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी काम के दौरान सुरक्षा। आप जब अपने कार्यस्थल पर होते हैं, जब आप अपने काम पर होते हैं, तो वहां पर सुरक्षा की बात की गई। देखिए ये आईएलओ आप जानते होंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस आईएलओ के अकॉर्डिंग जो इसका थीम रखा गया है, वो रखा गया है एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस। कहने का मतलब, यानी आप तैयार रहिए, आप सामना कर सकते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया रहेगी क्या? किसी भी समस्या के लिए, कोई क्राइसिस होता है तो उसके लिए आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कब से शुरू होता है? ये एक वैश्विक पहल है जो 28 अप्रैल 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। यहां आप देख सकते हैं आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड कौन है? इसके हेड यानी इसके जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। और आप देख सकते हैं कि ये आपका वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021 है। ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने कहा द कोविड-19 पेंडेमिक हैज लेड द गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड द जनरल पॉपुलेशन टू फेस अनप्रेसिडेंटेड challenges in relation to world of work। आप देख रहे हैं काम के दौरान बहुत ज़्यादा समस्याएं डेवलप हो गई हैं, क्योंकि जब आप कार्यस्थल पर जाएंगे वहाँ भीड़ में जो वायरस है वो स्प्रेड करता है, और उससे क्या हो रहा है, वो बहुत फैटल है, काफ़ी मौतें हो रही हैं। तो द वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ स्ट्रेथेंस द नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसको हम OSH बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिस्टम टू बिल्ड द रेजिलियंस इन ऑर्डर टू फेस क्राइसिस नाउ एंड द फ्यूचर। तो कहने का मतलब ये कि आज की परिस्थितियों में भी और भविष्य में भी अगर इस तरह की परेशानी आती हैं तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, और जो हमारा कार्यस्थल है वहां पर सेफ्टी को बरतना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से देश ने भी हाल ही में नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम ऑन द क्लाइमेट में भागीदारी की इच्छा जाहिर की थी? तो ये देश कौन सा है? ये देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि सऊदी अरेबिया विल ज्वाइन द यूएस, कनाडा, नॉर्वे एंड द कतर इन फॉर्मिंग द नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम फॉर द ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स टू डिस्कस हाउ दे कैन सपोर्ट द implementation of the Paris Agreement on the climate change। तो
बात आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं, हिंदी में क्लियर कर देता हूं कि सऊदी अरब ने अभी हाल ही में अमेरिका से, नॉर्वे, कनाडा और कतर, ये कंट्रीज कौन सी हैं? ये वो कंट्रीज हैं जो कह रही हैं कि भाई हम जो है वो क्लाइमेट में हमें ध्यान रखना है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, इसको रिड्यूस करना है। तो इसके साथ कौन शामिल हो रहा है? अब सऊदी अरब ने इसके लिए हाँ की है। अब इसमें होना क्या है? जीरो, जो उन्होंने कहा है नेट जीरो प्रोड्यूसर की बात की है, इसका मतलब यह है कि जितना कोई कंट्री कार्बन का एमिशन करेगा उसी तरह के मेजर्स वो लेगा कि जिससे कि उस कार्बन को एब्जॉर्ब भी किया जा सके, या तो उसको उसका एब्जॉर्प्शन हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका एमिट हुआ तो या तो उसको आप एब्जॉर्ब कर सकें जितना आपका एमिट हुआ है, या फिर उसको आप क्या करें, उसको किसी मशीन के थ्रू किसी ऐसी गैस में कन्वर्ट करें जैसे कि ऑक्सीजन। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वो करना है, तो इसी प्रोसेस को नेट जीरो प्रोडक्शन की बात कही गई। क्लियर हो गया? थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली दुनिया में दो तरह के देशों के बारे में आपको पता होगा, एक वो जो डेवलप्ड हैं और एक वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो परेशान होते हैं जब डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ करती हैं, उन्हें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन्हें ये लगता है कि भैया ये जो कंट्रीज हैं ये कैसे ग्रोथ कर रही हैं। तो ये जो है वो ये समस्या है उनके लिए। तो इस समस्या के लिए वो क्या करते हैं, वो नए नए सैंक्शंस लगाते रहते हैं, यानी नई नई बातें करते रहेंगे कि भाई आज के बाद इतना वो नहीं करना है, प्रोडक्शन नहीं करना है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज आ रही हैं, या आपको ये नहीं करना है इससे कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, आप ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि सारे आइस कैप्स जो है वो पिघल गए और पूरा का पूरा जो आपका स्थल है वो पानी में बदल जाएगा। मतलब इस तरह की बातें। लेकिन इस बात पर गौर नहीं करते कि भैया जो भी आज तक प्रोडक्शन किया है वो आप ही लोगों ने किया है और हम लोगों ने तो जस्ट शुरुआत की है अभी। तो हम अपनी जो बेसिक नीड है उस बेसिक नीड को तो नहीं रोक सकते। तो यहां पे क्या है, एक ग्रुप है जिसका नाम है बेसिक। बेसिक यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज तेजी से ग्रो कर रही हैं, इनका एक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप के नाम से इनको पहचानते हैं, जिसमें बी फॉर ब्राजील है, एस जो है उसको आप ये समझिए ऐसे यानी साउथ अफ्रीका हो गया, और आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना। तो बेसिक्स जो कंपनी है, कंपनी कह रहा हूं सॉरी, कंट्रीज हैं, तो इनसे थोड़ा सा अमेरिका और ऐसे ही डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा परेशान रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के चक्कर में ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, मुझे टाइम मिला तो बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। बाकी अभी टाइम नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये आपका है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब को आप देख लीजिए गौर से, सऊदी अरब की लोकेशन को अच्छे से पहचान लीजिए। ये सऊदी अरब है। अच्छा जी, यहीं पर मदीना, मक्का आपने सुना होगा, जो पवित्र स्थल हैं मुस्लिम्स के, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं ये रेड सी है। क्या है ये रेड सी है। और रेड सी से आगे आप चलते हैं तो यहां इजिप्ट, इसी के पास आगे क्या मिलेगा आपको, स्वेज कैनाल मिलेगा, ठीक है। और ये यमन है नीचे, आप यमन देख रहे हैं, ये ओमान है, ये यूएई है, ये कतर है, एक छोटा सा जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पर्शियन गल्फ है क्योंकि ऊपर ईरान है, ऊपर पर्शिया है तो नीचे उसका गल्फ यानी उसकी खाड़ी, फारस की खाड़ी, ऊपर ये कुवैत है, ठीक है। तो ये आप इस वक्त देख रहे हैं अरब कंट्रीज, और अरब कंट्रीज में सऊदी अरेबिया एक बड़ा नाम है, सबसे बड़ा ऑयल फील्ड इसके पास मौजूद है। और नीचे आप देखते हैं अरेबियन सी, ये गल्फ ऑफ एडन, ये जिबूती जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया। तो ये आप सिर्फ एक माइंड मैप बना के रखें कि आपको मैप ना देखना पड़े। जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते वक्त आपके माइंड में खुद क्लियर होता है कि यार इसके नॉर्थ में ये है, इसके साउथ में ये है, क्लैरिटी होती है। चलो खैर अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें किसके बारे में हुई, सऊदी अरेबिया के बारे में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? तो बार्सिलोना ओपन जो जीता है अभी राफेल ने जीता है, राफेल नडाल ने किसको हराया है? स्टेफानोस सितिसिपास को हराया है। ठीक है, अभी आपको याद होगा इससे पहले सितिसिपास जो थे इन्होंने मॉन्टे कार्लो जीता था। ठीक है, तो अभी आप इनको देख लीजिए, ये हैं आपके राफेल नडाल। बार्सिलोना ओपन 2021 ये जीत लिया है इन्होंने। राफेल नडाल बीट द स्टेफानोस सितिसिपास बाय 6-4, 6-7 एंड 7-5 in a grueling final on Sunday to win his 12th Barcelona Open title. It was the Nadal, the 87th career title and his 61st title on clay. Is it clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बार्सिलोना हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन आता है बीईएमएल के बारे में, यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया है आपके अमित बनर्जी जी को। ये आप सामने देख रहे हैं अमित बनर्जी। श्री अमित बनर्जी एज्यूम द चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ बीईएमएल लिमिटेड। न्यू दिल्ली, श्री अमित बनर्जी हैज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर रेल एंड मेट्रो बिजनेस एंड मेंबर on the board of BEML Limited. He has assumed charge on today 9/10/2020. He is the graduate in the mechanical engineering from IIT. ये पुराना है लेकिन आप देख लीजिए ये कौन है। ये हैं आपके BEML के बनने वाले अभी जो क्या कहते हैं उसको CMD बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये BEML है और इसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित राजन मिश्रा का हाल ही में निधन हुआ था, वो कौन थे? तो वो एक शास्त्रीय गायक हैं। कौन से घराने से हैं? बनारस घराने से हैं। एक चित्र आप देख सकते हैं, ये आपके राजन मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, किस राज्य ने कौशल विकास के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया जिसमें युवाओं को प्रशिक्षित करना है? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं मैप है इंडिया का, और इंडिया के मैप में आप देखें, इंडिया के मैप में आप देखेंगे ये आपका है, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो एक तटीय राज्य है, कोस्टल रीजन है पूरा। तो ये आपका कौन है? ये है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद, हाल ही में किस राज्य में 2 नई बीटल प्रजातियों की खोज की गई? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर, यादा वायरस जिसको YYV के नाम से भी जाना जाता है, यह किस देश में पाया जाता है? तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी कर देता हूं कि जो यादा वायरस है वैज्ञानिकों ने इस ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों में पाया है इसको, और एक नए वायरस को जो पाया गया उसे यादा वायरस या YYV के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली एक अल्फा वायरस है, और अल्फा वायरस जिसमें कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, उसको आप क्या कह सकते हैं? +SS RNA वायरस के रूप में जान सकते हैं। तो इसके जीनोम के साथ छोटे गोलाकार एक आवरण के रूप में या आवरण से ढके एक विषाणु होते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव सेंस RNA वायरस होता है, इसमें आपका हेपेटाइटिस C का भी वायरस होगा, वेस्ट नील वायरस भी हो सकता है, डेंगू वायरस, सार्स, मर्स, ये कोरोना वायरस वगैरह, ये सब इसमें शामिल हैं। यह वायरस एक ऐसे समूह से संबंधित है जिसमें चिकनगुनिया वायरस और ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस वायरस भी मौजूद होता है। जैसे दूसरे अल्फा वायरस होते हैं उसी प्रकार से। मुख्य रूप से किससे फैलता है? मुख्य रूप से ये मच्छरों से फैलता है। तो मेरे ख्याल में इतना काफी होगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने शामिल कर लिया। थोड़े पुराने हैं बट इनका इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होने वाला। तो आप देख लीजिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना क्या है। ये बेसिकली शुरू कहाँ हुई? ये शुरू हुई आंध्र प्रदेश में। किसने की? वहाँ के मुख्यमंत्री साहब YS जगनमोहन रेड्डी जी ने। शुभारंभ कब किया गया? 28 अप्रैल 2020 में। ठीक है, कितनी राशि की है? 4000 करोड़ रुपए की है। जिला कौन सा है जहां शुरू किया गया? ये तेदेपल्ली में शुरू किया गया, जो गुंटूर जिले में पड़ती है। अच्छा, स्पेशलिटी क्या है भाई? 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान
महाविद्यालयों के खातों की बजाय किसमें करना शुरू किया गया? विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना, डीबीटी, तो उसके माध्यम से। अच्छा, कौन कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? आईटीआई हो गया, बीटेक और एमबीए, एमसीए, बीएड, बी फार्मेसी, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, कितनी राशि प्रदान की जाती है? 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक। तो ये कुछ बातें जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में कलकत्ता मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं राजेश बिंदल जी। द अपॉइंटमेंट वॉज मेड इन व्यू ऑफ इम्पेंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस बी राधा कृष्णन. So, Mr. Bindal will take charge on 29th of April 2021. इतना काफ़ी है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये अखबार की कटिंग है और वो क्या कहता है? सेंटर अपॉइंट्स द जस्टिस राजेश बिंदल एज एक्टिंग सीजे ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट फ्रॉम अप्रैल 29 ऑनवर्ड। तो ये थोड़ी बातें जस्टिस बिंदल के बारे में हुई। अब आगे बढ़ते हैं। मई 2020 में प्रकाशित होने वाली वुहान डायरी, जिसका नाम था डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटीन्ड सिटी, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे फांगफंग। सबको याद होगा, बस एक रिवीजन है जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे। यह पुस्तक मई 2020 में प्रकाश में आई। इसका अनुवाद करने वाले माइकल वेरी थे और किताब में वुहान के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो फांगफंग ने अपनी बुक ऑनलाइन लिखी थी और उसमें कोविड-19 कैसे फैला और उससे किस तरह से नुकसान हो रहा था, उसे कैसे छिपाया गया था। तो इन सब रहस्यों का उद्घाटन उसमें किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी है जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड मिला है? तो ये किसको मिला है? ये मिला है मिश्र धातु निगम को। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी has bagged the Telangana State Intellectual Property Award for the best IP portfolio under the PSU category. और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी इसके बारे में है। मिधानी या MSN Labs IITH in list of the winners, the Defense Public Sector Undertaking Mishra Dhatu Nigam Limited, Midhani has bagged the Telangana State Intellectual Property Award for the best IP portfolio under the PSU category. Drug maker MSN Laboratories is the winner of the Best IP Portfolio Award under the Large Entity category or the Optimus. Drugs and the Gen Technologies have bagged the award under the Medium Entity and the Small Entity categories. Vizig Network and the Indian Institute of the Technology Hyderabad are winners under the स्टार्टअप एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अमेरिका के निचले सदन ने किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो मैं बता दूं, ये वॉशिंगटन डीसी है, जो कि कैपिटल है कहाँ की? अमेरिका की। अमेरिका की कैपिटल है, जो एक पोटोमैक नदी है उसके किनारे पड़ता है। तो ये जानकारी हुई वॉशिंगटन डीसी के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूं कि जैसे हमारे यहाँ पर दो सदन हैं, एक आपका राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो लोकसभा हमारा कौन सा सदन है? ये हमारा लोअर हाउस है, यानी कि निम्न सदन है। तो जैसे निम्न सदन हमारे यहाँ है, तो वहाँ का भी निम्न सदन है जिसका नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो उसने इसको पारित किया है वॉशिंगटन डीसी को 51वें राज्य के रूप में। ये आप देख सकते हैं, ये अमेरिका का मैप आप देख रहे हैं। तो अमेरिका के मैप में यूनाइटेड स्टेट आप देख रहे हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के पास है। और ये तो आपको पता ही होगा, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं कि अभी जो राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, ये तो हो चुका, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 80 MT यानी मिलियन टन तरल ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की है? तो किसने किया है? सऊदी अरेबिया ने किया। ये आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया कोविड-19 सऊदी अरेबिया टू शिप 80 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन टू इंडिया। सऊदी अरब के बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब के बारे में फिर से कुछ बताने की ज़रूरत है। आपको क्लैरिटी हो गया होगा सऊदी अरेबिया के बारे में।
तो यहाँ के जो किंग हैं वो सलमान हैं। तो बस इतना काफ़ी है आई थिंक। हाल ही में अमेरिका के निचले सदन हो चुका है, सऊदी अरेबिया हो चुका है। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यानी FSRU एब्रीवेटेड फॉर्म में किस राज्य के जैगड टर्मिनल पर पहुंची थी? ये पुराना क्वेश्चन और बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैंने आज इसको शामिल किया क्योंकि महीने का आखिर आने वाला है, तो मुझे सारे क्वेश्चन अब कंपाइल करके भेजने पड़ेंगे। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। This will be the first year-round liquefied natural gas (LNG) terminal in Maharashtra. India's first floating storage and regasification unit, which is known as FSRU, has arrived at H Energy Jagat terminal in the Maharashtra. A statement from the H Energy said the FSRU Hoyk-Ziant, which sailed from the Keppel shipyard, Singapore, was berthed at Jagat terminal in Maharashtra on Monday. This will also be the first year-round liquefied natural gas (LNG) terminal in the Maharashtra. The statement added, the LNG terminal is located at JSW Jagat Port in the Ratnagiri district of Maharashtra. On the west coast of India, the port is the first deep water 24/7 operational private port in Maharashtra. I think इतना काफ़ी होगा आपके लिए समझने के लिए। थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। The 2017 built Hoyk-Ziant has storage capacity of 170,000 cubic meter and installed regasification capacity of 750। ये थोड़ा मिस है, बाकी आप इसको देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको शामिल किया गया यहाँ पर और उसको क्लियर कर किया गया। आप इसको पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।